हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक? मुझे लगता है सब लोग ठीक होंगे। और आप देखो आज आपके लिए क्या लेके आए, क्लास 10th का पहला चैप्टर। दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th रियल नंबर्स। 9th सबका अच्छा हो गया, सबने जो जैसा करना था वो कर चुके हैं। अब आप कुछ पीछे जाके तो सही नहीं कर सकते हो। क्लास 10th को अच्छे से पढ़ सकते हो, जैसा भी सिचुएशन है। अभी मानते सिचुएशन ख़राब है, बट हाँ, जैसे हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते थे वैसा ही ऑनलाइन में एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं। मैं वो हर चीज़ बताऊंगा और उसी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा जैसा ऑफलाइन में बताते हैं। आप मेरे सामने में नहीं हो मैं, बट फिर भी फील कर रहा हूँ कि आप सामने में बैठे हुए हो और आप मेरे से उसी तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करो जैसे क्लास में समझते थे। और जो भी चीज़ें जहाँ नहीं समझ में आती है, एक तो आप पीछे करके देख सकते हो, मैं बार बार चीज़ों को बोलता हूँ तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। दूसरा, आप मैसेज करो, चैट करो, जो भी करना है, जैसे भी कॉल करो, कभी भी आप मेरे से पूछ सकते हो। उसके लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ, आपको पता ही है। तो सबसे पहली बात, 9th में बहुत अच्छा किया, जैसा भी किया बहुत अच्छा। 10th स्टार्ट करना है और 10th यहाँ से समझो कि तुम्हारा जो बोलते ना कैरियर के लिए पहला स्टेप जो है ना, यहाँ से शुरू हो गया। अब यहाँ 10th में जितनी मेहनत करोगे उसके हिसाब से तुम्हारा 11th और 12th वो आगे अच्छा होगा। लेकिन हाँ, ज़्यादा बातों को बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। आपको पता ही है, हम लोग करने में बिलीव करने वाले लोग हैं ना, हम लोग करके दिखाएंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जब पहला चैप्टर आता है ना, तो दिमाग में क्या आपके आ रहा है यहाँ पे कि ये रियल नंबर्स। सर क्लास 9th में ऐसा ना सुना था, बार बार रियल नंबर लाइन ये सब कुछ बोलते थे, नंबर सिस्टम। ये सही सोच रहे हो। अगर तुमको याद होगा क्लास 9th में, तो क्लास 9th में हम लोगों का चैप्टर था नंबर सिस्टम। और वहाँ पे मैंने ऑलरेडी रियल नंबर का मतलब डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे रियल नंबर में हमें जो जो चीज़ें ज़रूरत की होंगी उनको एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन मारते हैं, क्विक रिवीजन। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो क्लास 9th का नंबर सिस्टम देख सकते हो। बट अभी के लिए देखो रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है बच्चों? रियल नंबर सारे नंबर का समझ लो कि फादर है। अभी तक के लिए रियल नंबर सारे नंबर का फादर है। जितना नंबर भी आपने देखा है सबका फादर यही है। तो रियल नंबर के समझो दो सन है, एक है रेशनल नंबर, और दूसरा हो जाएगा बच्चों, ये हमारा पहला है ना। रियल नंबर फादर हो गया, रेशनल नंबर इसका पहला सन है। और मान लो इररेशनल नंबर जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इररेशनल नंबर इसका दूसरा सन है। ठीक, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सुनते ही आपको लग रहा होगा कि क्लास 9th में पूरी तरह से क्लियर था ये कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो आपको याद होगा कि कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए और p, q ये दोनों की बात कर रहे हैं, मस्ट बी, है ना। पूरा हम लोग डिफिनीसन नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ शॉर्टकट में लिख देते हैं क्योंकि आपसे कोई डिफिनीसन नहीं पूछने वाला, लेकिन आप बना सकते हो कि इफ ए नंबर इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q मस्ट बी इंटीजर, देन दैट नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। याद आ गया? जैसे एग्जाम्पल बोलोगे, सर एग्जाम्पल तो बताओ। अरे एग्जाम्पल तो बहुत सारे, 4/3 p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर है। 0.5 डेसिमल है, लेकिन इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 5/10 0.5 को हम लिख सकते हैं ना 5/10। तो क्या p/q के फॉर्म में हो गया? यस। आप बोलोगे सर इसको कट भी कर सकते हैं 1/2, जो भी है, लेकिन ये भी क्या है? p/q के फॉर्म में। और ये q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, कहीं भी नीचे में 0 नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर के केस में। या आप देखो जो भी एक्सप्रेशन अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं, नीचे में 0 होता है तो क्या बोल देते हैं? अनडिफाइंड। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद बोलोगे सर 2:1/3। यस, ये मिक्स फ्रैक्शन है। 3 2 जा 6 + 1 7/3। ये क्या है हमारा? ये क्या है? रेशनल नंबर। याद होगा क्लास 9th में जैसे हम लोग लिख सकते थे 1.4 और इसके ऊपर में रेकरिंग था। इसको भी आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। याद आ रहा है? इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कैसा नंबर है? ये नंबर हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन साथ में रेकरिंग है। कैसा है? रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग, और दिस इज रेकरिंग। ऐसा कोई भी रेशनल नंबर जो कि क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रेकरिंग हो, वो रेशनल नंबर ही कहलाता है। याद आ रहा होगा? तो इन सब चीज़ों को बस याद करो। क्लास 9th में ये ऑलरेडी पढ़ो। कोई कैसा भी नंबर, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया मान लो 0.3 और इसके ऊपर में रेकरिंग है, इसको भी आप देखो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है।
देखो ये क्या हो जाएगा 0.3333 आता चला जाएगा, कभी ख़त्म होगा क्या? नहीं। और इसका मतलब ये तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन यहाँ देखो रेकरिंग है, दिस इज रेकरिंग, ये रेकरिंग है। तो ऐसा जो नंबर भी होगा, जो भी नंबर होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग होगा वो भी रेशनल नंबर में ही आता है। और हम लोग पहले से ये सारे नंबर्स तो देखे, देखो क्लास 9th में ये सब आपने पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा है, बस याद दिला रहा हूँ। तो बोलेंगे सर इरेशनल नंबर क्या होता है? तो जो ऐसा नहीं होगा वो इरेशनल नंबर होगा। रियल नंबर दो ही तरह के होते हैं। अगर रेशनल नंबर को जान लिया तो जहाँ पे रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो मतलब इरेशनल नंबर क्या होता है कि अगर तुम किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, इसको नहीं लिख पाओगे, मतलब q जहाँ पे 0 होता है और p एंड q इंटीजर होता है, समझो इस बात को। यहाँ पे मैंने इसको बोल रहा हूँ कि हम इसको नहीं लिख पाएंगे p/q के फॉर्म में। एक्चुअली मैं सिंबल इस तरह से लिखता हूँ कि p/q के फॉर्म में नहीं, इसको पढ़ता हूँ इस तरह से कि इफ़ ए नंबर इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q मस्ट बी इंटीजर। जैसे यहाँ देखो कि हम p/q में लिख पाएंगे जहाँ q 0 नहीं है और p एंड q इंटीजर है, हम लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे। यहाँ क्या बोल रहे हैं? हम नहीं लिख पाएंगे, समझ लो इस बात को। p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख पाएंगे जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड p एंड q इंटीजर होना चाहिए। तो अगर हम लिख पाएंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए तो वो रेशनल नंबर होगा। और अगर हम नहीं लिख पाएंगे, बार बार बोल रहा हूँ, अगर हम नहीं लिख पाएंगे ऐसा तो इरेशनल नंबर। तो आप बोलोगे सर कुछ एग्जाम्पल तो दो। जैसे देखो एग्जाम्पल √2 का वैल्यू होता है 1.414, मान लो 1310000 कुछ भी लिख सकते हो, 1 डॉट 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 √3 जैसे लिखा है यहाँ पे 1.732151127, जरूरी नहीं है यही आएगा, बट इसी तरह का कुछ रैंडम नंबर आता होगा। यहाँ तक का वैल्यू आप लोग को जनरली याद रहता है 1.732, 1.414, आगे याद नहीं रखते हैं। पता है ये जो दोनों नंबर है ना, इस तरह के नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। NR बोले तो नॉन रेकरिंग, NT बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, REC लिख रहा हूँ मतलब रेकरिंग, शॉर्ट में लिखता हूँ। तो ये जो हमारे नंबर्स हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होंगे। नॉन रेकरिंग का मतलब कि तुमको ये नहीं पता है कि जो आने वाला डिजिट है वो कौन है। जैसे यहाँ पे तुमने लिखा √2, मैं बोल रहा हूँ कि 1.41411101451 इस तरह से नंबर अगर मान रहे आ रहे हैं तो तुम बता सकते हो कि आगे आने वाला डिजिट क्या है? नहीं बता सकते तुम। क्यों? क्योंकि तुमको पता, देखो ना 414 के बाद 110 हो रहा है, फिर 14 आ रहा है, फिर 51 आ गया, मतलब आपको कहीं से भी लग रहा है कि कोई पैटर्न रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे नंबर जिसका हमको ये नहीं पता है कि आने वाला अगला डिजिट, एक तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग पक्का होना चाहिए। उसके बाद नॉन रेकरिंग, मतलब अपने आप को रिपीट कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ऐसा नहीं जिसको पता। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ 7 आएगा तो मैं उसका भी बात मान लूँगा। कोई बोलेगा सर इसके बाद नहीं यहाँ 6 आएगा, मैं वो भी मान लूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे नंबर्स क्या है, आप बोलोगे सर इसको डिवाइड कर, इसका स्क्वायर रूट का लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालो, फिर देखो, तो उतना मेरे पास टाइम नहीं है। एक वैल्यू मैं देख रहा हूँ कि ये तो पक्का है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और नंबर जो आने वाले हैं वो रैंडम आ रहे हैं, तो वो रैंडम जो आ रहे हैं इसका मतलब है कि ये नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग दोनों के कैटेगरी में आ गया। मतलब अगर ये भी टिक हो रहा हो और ये भी टिक हो रहा हो तो ऐसे नंबर को इरेशनल बोलते हैं। तो ये ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैंने 9th के नंबर सिस्टम इन सब चीज़ों को बताया। तो रियल नंबर के दो बेटे, एक का नाम है रेशनल, दूसरे का नाम है इरेशनल। किसी को अगर p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे तो वो हो जाएगा रेशनल, और अगर नहीं लिख पाएंगे तो वो हो जाएगा रेशनल। बात यहीं पे ख़त्म। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा मैंने 2.372 और यहाँ पे रख दिया रेकरिंग का साइन। अब बताओ ये रेशनल होगा इरेशनल? क्या होगा? क्या होगा? रेशनल। गुड। कैसे पता चला रेशनल है? क्योंकि आपने देखा कि सर यहाँ पे ना रेकरिंग साइन है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.372372 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ अगला डिजिट क्या है, तो आप बोलोगे सर 372, अगला आएगा 3, सर अगला आएगा 7, अगला आएगा 2। तुम बता पा रहे हो। तो ये क्या हो रहा है? डॉट डॉट मतलब देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है,
नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होगा, लेकिन रेकरिंग है। तुम बता पा रहे हो कि अगला डिजिट क्या होगा। तो अगला डिजिट बताने की वजह से ये रेकरिंग के है ना कैटेगरी में आ गया। तो अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग है तो वो रेशनल नंबर है। बाकी तो आप देख ही चुके हो, जितने भी नंबर्स देखे हो सब बचपन से जो भी देखते आए हो वो सब क्या है, सबके सब रेशनल नंबर। मैं भी बता देता हूँ। बाकी अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग वर्ड मिल जाए तो वो आप क्या समझोगे, दैट इज इरेशनल नंबर। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और डिटेल में पढ़ना है तो 9th का नंबर सिस्टम पढ़ो। नाउ एक बार देखते हैं आगे। यहाँ पे बच्चों अभी हम लोगों ने जो देखा थोड़ा सा नंबर सिस्टम का कंसेप्ट, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। समझो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे समझो बताया कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में वो सारे नंबर आते हैं जो आप पहले से जानते हो। रेशनल नंबर में क्या क्या आता है बताओ? नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। देखो नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर आएंगे। फिर इसके बाद है होल नंबर में क्या हो जाता है बच्चों, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं और इसमें सिर्फ जीरो का इंक्लूजन होता है। देखो यहाँ से काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं इसको, कभी हम ये नहीं बोलते हैं 0 1 2 3, नहीं, स्टार्ट करता है 1 से, 1 2 3, तो काउंटिंग नंबर है, वो नेचुरल होता है। नेचुरल के अंदर एक जीरो आ जाएगा, जो जीरो नंबर मिलते ही ये हमारा क्या बन जाता है, ये जो नया सेट मिला हमको इसको बोलते हैं होल नंबर। इसके बाद आपको पता है इंटीजर्स को हम लोग जनरली जेड से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं बुक में आई से भी डिनोट किया जाता है। तो ये इसके अंदर में क्या हो जाएगा, तो ये जो क्या है ना, जितने भी नंबर है ना हमारे पास होल नंबर है ना, उन नंबर्स में जीरो के बाद जो नंबर्स उन सबका निगेटिव ले लो, जीरो भी रहेगा और पॉजिटिव, सबका कलेक्शन हो जाएगा तो वो इंटीजर होता है। तो ये हो जाएगा -3 है ना, -2 -1 0 1 2 3 और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। इधर भी बहुत सारे नंबर है -इन्फिनिटी, इधर है +इन्फिनिटी, ये सब +इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। इस साइन को बोलते हैं इन्फिनिटी, मतलब आता रहेगा। नंबर कहाँ ख़त्म होगा ना तुमको पता ना मुझको पता, किसी को भी नहीं पता ये। तो इसका मतलब ये इतना नंबर आपको पता है ना, पहले से जानते हो। अब पता है ये सब किसके कैटेगरी में आता है, रियल नंबर के दो सन है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल। याद आ रहा होगा, अभी हम लोगों ने बताया आपको। तो इरेशनल में जो मैंने बताया वो एक ही चीज़ याद रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, बात खत्म। और ये जो नहीं होगा सब रेशनल होगा। किसी एक को याद रख लो, रेशनल को याद रखो तो इरेशनल को याद रखने की जरूरत नहीं है, और इरेशनल को याद रखो तो रेशनल की याद करने की जरूरत नहीं है। तुम देख सकते हो जैसे होल नेचुरल नंबर ले लो, 1/1 लिख सकते हैं, देखो p/q के फॉर्म में आ गया। 2 ले लो 2/1, 3 ले लो 3/1, अरे लिख सकते हैं कि नहीं। होल ये हमारा नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। होल नंबर ले लो, होल नंबर जीरो को ही ले लो, 0/4 लिखो, 0/5 लिखो, 0/6 लिखो, अरे कुछ भी लिखो। देखो p/q के फॉर्म में आ रहा है p/q। याद रखना नीचे वाला q इज नॉट इक्वल टू 0, मैंने बोला था, ऊपर वाला 0 होगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सबका वैल्यू लास्ट में 0 ही होने वाला है। और इसीलिए मैंने बताया था कि होल नंबर इज ऑल्सो रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर इज ऑल्सो रेशनल नंबर। आप इंटीजर की बात करना चाहते हो, इंटीजर ले लो, इंटीजर सपोज -3 नीचे में 1 ला लो, -2 नीचे में 1 ला लो, -5 नीचे में 1 ला लो, अरे कोई भी इंटीजर ले लो, यहाँ तक 100 ले लो, मान लो 100 इज ऑल्सो इंटीजर डिवाइडेड बाई 1। पता है ये जो 1 है ना, ये सारे जगह पे फिट बैठ जाता है और इसकी वजह से सबको रेशनल नंबर बना देता है, क्योंकि p/q के फॉर्म में सिर्फ 1 के, क्या 1 को तुम 1/2 लिख सकते हो? नहीं, ये नंबर बदल जाएगा। 1 को 1/2 नहीं लिख सकते, 1 को 1/2 थोड़ी ना लिख सकते, लेकिन हाँ 1 को 1/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये हर जो भी नंबर देख रहे हो सबके नीचे 1 1 आकर के ना हमारा काम आसान कर देता है। इसका मतलब नेचुरल नंबर इज ऑल्सो रेशनल नंबर, होल नंबर इज ऑल्सो रेशनल नंबर, इंटीजर इज ऑल्सो रेशनल नंबर। समझ रहे हो? तो ये जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं, कैलकुलेशंस के दौरान जितने भी नंबर्स आते रहते हैं वो सब रियल में रेशनल नंबर ही होता है। तुम लोग को इरेशनल नंबर का जो सामना करना पड़ता है ना कैलकुलेशन के दौरान, वो बहुत कम मिलता है। डे टू डे लाइफ में कहीं भी कोई आप बोलते हो कि हाँ एक kg एप्पल का कॉस्ट 2√3 या 2√30 रुपीज़ है, ऐसा कुछ बोलते नहीं है ना। मतलब देखो ना, बोलने में ही अजीब सा लग रहा है, जबान फंस रहा है, ऐसा कभी बोलते नहीं।
रियल लाइफ में हम लोग हमेशा रेशनल नंबर की, यानी खास करके काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स की बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहीं से प्लस माइनस का खेल चलता रहता है। इतना तो हमें मिलता है। इरेशनल नंबर हमें वैसे नहीं मिलता है, बट हमें समझना है इसको कि नंबर का ये एक और काइंड है। तो ये नंबर इरेशनल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मतलब आप एग्जैक्ट वैल्यू इसका नहीं बता सकते, एग्जैक्ट वैल्यू बताना मुश्किल है, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को जो भी नंबर मिलता है हमें काउंटिंग का 4, 5 या 6 जो भी बोलते हैं तो एक एग्जैक्ट वैल्यू। डेसिमल के केस में जैसे मैंने 1.4 लिखा तो आप इसको 14/10 फिर भी लिख पाते हो, ठीक है। इसको पता है ये सब के सब क्या है, ये जितना भी मैंने लिखा है ये सब टर्मिनेटिंग है। देखो टर्मिनेटिंग के केस में बच्चों, टर्मिनेटिंग के केस में टेंशन ही नहीं लेना है। कोई भी वैल्यू जो टर्मिनेटिंग होगा वो क्या होगा, वो ऑब्वियस सी बात है रेशनल होगा। आपको हमेशा याद रखना है नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रेशनल, नॉन रिकरिंग सॉरी। अगर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी खत्म नहीं हो रहा है उसका डेसिमल, और नॉन रिकरिंग का मतलब, नॉन रिकरिंग का मतलब है कि वो आता जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि आने वाला जो अगला डिजिट है वो क्या है, ये तुमको नहीं पता चल रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलोगे, ऐसे नंबर को बोलोगे इरेशनल। तो आपको इस चैप्टर में इतना डिटेल में इसका तो नहीं जानना है, 9th में हमें खास करके इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। बट हाँ कहीं ना कहीं ये सब जब आएगा, जैसे आगे हम पढ़ेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, प्रूव दैट √2, √3, √5 या और भी बहुत तरह के क्वेश्चन में कि इज इरेशनल नंबर। और आपको उस समय पहले ये तो पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर है क्या, तभी तो आप प्रूफ कर पाओगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो भी हमारे आसपास नंबर है वो इसी तरह का कुछ नंबर है। तो मैक्सिमम हम रेशनल नंबर से अवेयर हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को हम उतना डील नहीं करते हैं। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। बट नहीं, रेशनल रियल नंबर के दो बेटे, एक रेशनल और एक इरेशनल, हम दोनों को जानेंगे, हम दोनों को पढ़ेंगे। तो इरेशनल नंबर को आप सीखना, मतलब ये जानना, पहचानना आपको आ गया होगा कि क्या होगा। कहीं भी कोई नंबर देखो उसको पहले डेसिमल फॉर्म में ले जाओ और उसको देखो कि डेसिमल फॉर्म में आने के बाद क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग के रूल को फॉलो करता है। अगर करता है तो वो इरेशनल है, अदरवाइज रेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा जितने भी होंगे टर्मिनेटिंग है तो कोई बात ही नहीं है, वो रेशनल ही होगा। बाकी ये सब देखो, इसमें तो ऑलरेडी हमने डेसिमल फॉर्म देखा ही नहीं, तो डायरेक्ट होल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब ऑलरेडी क्या होते हैं, रैशनल नंबर ही होते हैं, क्योंकि सबको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लास 9th में क्वेश्चन था, इज 0 एज ए रेशनल नंबर। देखो हाँ है, 0/4, 0/5, 0/6 रेशनल नंबर। 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि 0 को भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। नीचे 0 नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, लेकिन ऊपर में कहीं भी 0 आ सकता है। तो इसलिए आपको इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो रेशनल नंबर को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत। इरेशनल नंबर को पहचानने में भी कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, इरेशनल नंबर को पहचानने का एक ही तरीका है, क्या उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब आते जा रहा है नंबर, आते जा रहा है, आंसर आएगा यस, आते जा रहा है। फिर पूछोगे क्या अगला डिजिट पता है, जहाँ तक लिखा है उसके बाद क्या अगला डिजिट बता सकते हैं, तो बोलोगे नहीं। मतलब क्या हो गया, नॉन रिकरिंग हो गया, मतलब तुम्हें नहीं पता है तो नॉन रिकरिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इरेशनल नंबर है। अब बाकी का सिचुएशन रेशनल है। अरे यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं, बात खत्म। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इरेशनल, और बाकी जगह रेशनल। अरे डन 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 डन। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अभी हम लोग जल्दी से समझते हैं नेक्स्ट बच्चों, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं जो हमारे काम के इस चैप्टर में है। तो सबसे पहले बच्चों ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा जो बातें आपको आनी चाहिए, जैसे आप देखो इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है बच्चों, मैं आपको ज़्यादा टाइम डिफिनीशन में नहीं दूंगा। इवन नंबर जैसे आप देखो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो क्या ऑड नंबर को याद रखेंगे क्या, अरे याद रखेंगे क्या, अरे अपने हो गया याद। जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो है इवन, तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर क्या होगा बताओ। ऑड नंबर वो हो जाएगा जो 2 से डिविजिबल नहीं है, जैसे 1, 3, 5 है ना, 7, 11 जो भी है, 101 लाइक दैट, एंड बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर है। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा उसको बोलेंगे इवन, जो नंबर नहीं होगा उसको बोलेंगे ऑड। बात खत्म। अब आते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, प्राइम नंबर क्या होता है, अरे जल्दी जल्दी बताओ। प्राइम नंबर क्या होता है, ये बहुत काम का चीज़ है, तुम्हें आगे ज़रूरत पड़ेगा इस चैप्टर में, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इट सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर।
लेकिन ये गलत डिफिनेशन है, ऐसे याद मत रखना। ऐसे में 1 भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर होगा। बट 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इट सेल्फ कहना गलत है, याद रखना। दिस इज टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको क्या बोलना है, नंबर हैविंग द नंबर है ना, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ये आपको बोलना है। द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, उसमें आता है 1 और नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ऐसे बोलना चाहिए। इज कॉल्ड प्राइम नंबर। द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो एग्जाम्पल 1 तो होगा नहीं, 2 देखो, 2 इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन भी है, ये भी याद रखना। यहाँ पे ये बता देता हूँ, जितने भी प्राइम नंबर तुमको मिलेंगे लाइफ में, सिर्फ एक ही इवन नंबर मिलेगा जो प्राइम नंबर है, वो 2। देखो बहुत पते की बात है, याद रखना इसको, बाकी कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। जैसे 3 है, 5 है, 7 है ना, 9 मत बोल देना, है ना, 11 है, 13 है, लाइक दैट। आप इस तरह से लिखते जाओ। देखो 3 को फैक्टर 1,3, 5 का फैक्टर 1,5, है ना, 7 का फैक्टर 1,7, लाइक दैट। ऐसे 1 11, 13 का 1 13। समझ रहे होगे? अरे समझ रहे हो क्या? बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हो क्या? क्या मैं फास्ट जा रहा हूँ क्या? बिल्कुल स्लो जा रहा हूँ, ये सब आपको पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा, है ना, बीच में आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा हूँ। वैसे भी तुम बोल भी नहीं सकते, बोलना तो मुझे ही पड़ेगा। अरे समझ रहे हो क्या? दिस इज प्राइम नंबर। द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो दूसरा एक आता है यहाँ पे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, बताओ कंपोजिट नंबर क्या होता है ना, कंपोजिट नंबर क्या होता है? अरे बता सकते हो क्या? अरे बता सकते हो क्या? बताओ। बोलोगे सर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर। लेकिन इससे अच्छा इस तरह से बोलने में फिर वही 1 के साथ लोचा हो जाएगा। 1 भी तो प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या वो कंपोजिट नंबर है? नहीं, 1 न तो प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है, ये भी याद रखना। 1 जो हमारा है न तो क्या है, प्राइम है, और नहीं तो कंपोजिट है। नाइदर प्राइम, है ना, नॉर कंपोजिट। आप चाहे तो इसके साइड में लिख सकते हो, नीदर भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो फिर बोलोगे सर कंपोजिट क्या है? कंपोजिट नंबर, द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स था ना, यहाँ पे लो मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या बोलोगे? द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। को प्राइम नहीं, को प्राइम पढ़ेंगे अभी। कंपोजिट नंबर, मैं अब इसका डिफिनेशन नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स को जगह क्या है, मोर देन, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ मोर देन 2 फैक्टर्स। बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर किसी नंबर का 1 से नहीं 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा तो प्राइम ही होगा, 1 और नंबर इटसेल्फ। उसके अलावा अगर 3 हो जाए या 3 से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? अरे क्या कहलाएगा? अरे कंपोजिट कहलाएगा। बिल्कुल समझ गए। जैसे मान लो देखो 4 को देखो, 1 भी है, 2 भी है, 4 इटसेल्फ है, तो कितने हो गए? 3। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 10 का क्या होगा? 1 2 5 10। देखो 4 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 2 से ज़्यादा हो गया, बात वहीं पे ख़त्म, वहीं पे डील डन। दिस इज कंपोजिट नंबर। जैसे ही 2 से ज़्यादा हमें फैक्टर मिल जाएंगे जिस नंबर के, वो नंबर हमारा क्या होगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अरे किसी को कोई डाउट है क्या? अरे जल्दी जल्दी बोल दो, कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल नहीं डाउट है, क्या बात है। अगर डाउट नहीं है बच्चों, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आगे का खेल। देखो यहाँ से सबसे पहले समझो कि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग एक, कहीं पे हमें ये वर्ड भी मिलेगा, को प्राइम। इस चैप्टर के अंदर हमें एक जगह पे मिलेगा व्हाट इज को प्राइम। पहले देखते हैं, को प्राइम मिलने वाला है तो उसको हम लोग ने डिफाइन करना लेना है पहले से। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट इज को प्राइम, ऐसा लगता है आपको? नहीं, डिफाइन कहीं नहीं करने आएगा। हम कहीं पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त लिखेंगे कि ये नंबर्स को प्राइम हैं, तो वहाँ पे आपको लगेगा सर क्या बोल के निकल गए आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो बहुत सारे वो बच्चे बोलते हैं सर जब 2 प्राइम ना एक साथ लिखे रहते हैं तो उसको को प्राइम बोलते हैं। सर ये 3,7 ये को प्राइम है। देखो उस हिसाब से ये कभी कभी सही भी हो जाता है, रियल में ये को प्राइम है, ये भी को प्राइम है। लेकिन पता है आपको, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 एंड यहाँ पे लिख दिया मान लो 8, आपको पता है ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है। बोलोगे सर 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो तुम्हारा डिफिनीशन ही गलत है।
मैंने कब बोला कि दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए? याद रखो इस बात को। को प्राइम नंबर उनको बोलते हैं, कोई भी बहुत सारे नंबर ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2, यहाँ पे ले लिया 7, यहाँ पे ले लिया मान लो 13, है ना, 2 7 13। इसके बाद यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये जो नंबर है 2 7 13 में भी देखो 2 7 13 में 3 नंबर लिया हूँ, ये तीनों प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। पता है ये तीनों एक साथ क्या है? को प्राइम भी है। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जो भी तुम नंबर ले रहे हो उसमें जो उन सबका HCF होगा। HCF मैं आपको आगे बताऊंगा। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू 1 होना चाहिए। मतलब वो नंबर में अगर कोई कॉमन फैक्टर है, कोई कॉमन टर्म है तो सिर्फ 1 होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ मिल जाएगा तो वो हमारा को प्राइम नहीं हो। जैसे देखो मैंने लिखा था 5 और 8। 5 और 8 में देखो सिर्फ 1 ऐसा नंबर है जो 5 को डिवाइड कर रहा है और 8 को भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए पता है ये प्राइम नंबर नहीं है, बट दोनों एक साथ को प्राइम नंबर है। आप समझ गए होंगे, समझे। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे लिख दिया मैंने 16 और यहाँ पे लिख दिया 3। अब देखो यहाँ से भले ही 16 का 2 4 8 16 खुद ये सब क्या है? इसका फैक्टर है। लेकिन देखो 3 का फैक्टर, 3 का कोई भी एक फैक्टर जो 16 को डिवाइड करता हो, बता सकते हो क्या? नहीं। अब बोलोगे हाँ सर 1, तो मैंने पहले ही बोला है 1 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 1 इसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए? वो कॉमन फैक्टर एक ही होता है, और वो एक 1 जो है वो तो सबका कॉमन फैक्टर होगा ना। तो अगर 2 नंबर आप लेते हो, 3 नंबर लेते हो, 4 नंबर लेते हो, जो भी नंबर लेना है, मैक्सिमम टाइम हम 2 नंबर का पेयर ही बनाएंगे। अगर उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही सिर्फ है, याद रखो, अगर उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही सिर्फ है, देन वो जो पेयर होगा या वो ट्रिपलेट बनाते हो वो क्या कहलाएगा? हमारा वो हमारा कहलाएगा को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स को आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसानी से समझ चुके होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 20 और यहाँ पे लिख दिया 7। चेक करो क्या 20 के फैक्टर्स को काउंट करो, 1 2 है ना, 4 5 10 एंड 20 इटसेल्फ, इतने सारे इसके फैक्टर हैं। और 7 का 1,7। अब देखो इसमें सिर्फ 1 ऐसा नंबर है जो दोनों में सेम है, तो दोनों के फैक्टर लिख लो जो नंबर्स वहाँ पे मौजूद हैं, और उनमें देखो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर सिर्फ और सिर्फ 1 रह गया तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा को प्राइम होगा, अदरवाइज को प्राइम नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 4 यहाँ 10, क्या ये आपको लगता है को प्राइम होगा? नहीं। इसमें देख सकते हो 2 1 भी 1 के टेबल में भी 4 आता है, 1 के टेबल में भी 10 आता है, 2 के टेबल में भी 4 आता है और 2 के टेबल में 10 आता है। तो 2 1 से ज़्यादा हो गया ना, 1 ही सिर्फ दिखना चाहिए। 1 के अलावा अगर कोई दिख जाए वहीं बोलेंगे भाई साहब आप ग्रेट हो, आप निकल जाओ अपने रास्ते, मुझे आपके रास्ते नहीं जाना, आप को प्राइम नहीं हो। आप को प्राइम वाले अगर होते तो आपके पास सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 होता। आपके पास तो 2 भी है, तो आपको मैं नहीं को प्राइम के लिस्ट में डालूंगा। आप हमारे जो मेरा क्राइटेरिया है उसको फिलफिल नहीं कर रहे हो, मतलब आप जाओ, आप मेरे को प्राइम नंबर नहीं हो। भले इसको बुरा लग जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने पॉइंट पे डटे रहेंगे। तो ये हमारा हो गया को प्राइम जो हमें यूज करना है। कहीं भी 2 नंबर बताऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा, जैसे मैंने बताया यहाँ पे, बताओ 10, 19 क्या ये को प्राइम है? हाँ है। देखो अगर मैं इसको दोनों में देखूं, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आने वाला है? 1। 19 प्राइम नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जो भी इसके फैक्टर होंगे वो 19 को किसी भी तरीके से डिवाइड करने वाले नहीं हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1 ही रह जाएगा, इसके अलावा कुछ। एक ही चीज़ देखना है भाई साहब, आपके पास जो भी नंबर्स अवेलेबल है वहाँ पे उससे पूछो आप लोगों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? सब बोलेगा सर मेरा 1 है। ओके, आप मेरे लिस्ट में हो, आ जाओ मेरे पास, आओ बैठो। आपके पास क्या 1 से ज़्यादा कोई नंबर ऐसा है जो आपका कॉमन फैक्टर आ रहा है? बोलेगा हाँ मेरे में आ रहा है। जाओ घर जाओ, तुमसे हमको बात नहीं करनी, बुरा मान जाओ तुम खुद, बोले तुम घर जाओ, मतलब वो तुम्हारा को प्राइम नंबर नहीं है। अरे समझ गए होगे, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होगे। कोई भी नंबर लिखो, पेयर लिखो, ट्रिपलेट लिखो, 4 नंबर लिखो, कोई भी लिखो, उसमें देखो क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है। अगर 1 के अलावा कोई भी आ गया वहीं पे रुक जाओ और बोलोगे कि आप हमारे को प्राइम नंबर नहीं हो। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी आप जानते हो फिर भी दिया है, उसका रीज़न एक ही है कि आप इस चैप्टर में इंजॉय कर पाओ। क्लास 9th में अच्छे से नहीं भी पढ़ा है तो पर भी मैं उन चीज़ों को यहाँ पे जितनी बातें हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में उनको एक तरह से रिव्यू करवा रहा हूँ।
और आप अच्छे से कर रहे होगे, कंसंट्रेशन यहाँ रख रहे होगे, तो हर चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो इतनी बातें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बात, आप जो भी मैंने बताई ये बातें, ये आप एक बार अच्छे से देखो, समझो और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ देखते हैं कि इनका इस चैप्टर में क्या यूज है और कैसे यूज है। तो चलो, उसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा टेबल पढ़वाता हूँ। अब बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, टेबल पढ़ा रहे हो? अभी हमारे ये दिन आ गए कि हमें टेबल पढ़ने पड़ेंगे क्या? भाई अगर टेबल पहले से पढ़ा हुआ होगा भी तो हो सकता है भूल गए होगे, लेकिन टेबल पढ़ने का नज़रिया थोड़ा बदलेंगे। देखो मैं कैसे टेबल पढ़ता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 like that, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। क्या कर रहे हो सर? अरे बोर हो गया सर, अरे जल्दी से ख़त्म कर दो ना सर, क्या लिख रहे हो? काउंटिंग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर। कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा देख लो, पढ़ने का तरीका बदलेंगे, यहाँ पे कुछ नया सीखने वाले हैं तो ज़रूरी है इसको लिखना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ऐसी कोई भी बातें मैं नहीं करूँगा जो आपका टाइम बर्बाद करेगा। मैं वही बातें करने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। तो बच्चों जल्दी से समझने वाले हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं भी बता रहा हूँ ये आप कॉमन सेंस की बातें हैं जो आपको आनी चाहिए, है ना। मैंने देखो यहाँ तक लिख दिया, अब क्या लिखूँ ज़्यादा। यहाँ पे कॉमन सेंस पढ़ने वाले। कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस समझते हैं यहाँ पे बच्चों। देखो यहाँ पे मैं जो यूज़ करने वाला हूँ ना, जो टेक्निक बोलूँगा, यहाँ पे जो बातें बोलूँगा उसको आप थोड़ा ध्यान देखना। सारे तरह के नंबर्स को पढ़ने के बाद अब हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप के, जो ये नंबर मैंने लिखा है 1 से लेकर के 80 तक, 1900 जो भी लिखना चाहिए, मतलब लिखते चले जाओ। बट इतना नंबर्स हमने लिख लिया है, इस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाने वाले हैं, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हमें क्लास 10th में रियल नंबर पढ़ना है तो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो अभी देखो, यहाँ पे मैं जो भी नंबर लिया हूँ ना वो पॉजिटिव नंबर है, ये देखना। यहाँ पे ये सब क्या है? पॉजिटिव नंबर्स पे हम लोग देखने वाले हैं। अब समझो यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ वो ध्यान देना। मैं यहाँ पे कोई भी नंबर जो दिख रहे हो ना, यहाँ पे कोई भी नंबर, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया, सपोज 32, एक 32 एक नंबर है। मैं चाहता हूँ इस 32 के पास मैं किसी दूसरे नंबर के हेल्प से पहुँचूँ। समझो इस बात को, इसका मतलब क्या है। जैसे तुमको याद होगा, ये जो मैं आपको पहले टेबल लिखना समझाता हूँ। जैसे टेबल आपको याद होगा क्या होता था, 2 4 6 8 10 है ना, 12 देन 14 16 18 एंड 20। 2 का टेबल सबने बचपन में पढ़ा, यही होता है। अब आप देखो इसको, मैं चाहता हूँ कि 2 का टेबल मैं इतना बड़ा ना लिख करके मैं इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो क्या लिखेंगे? मैं इसको लिख सकता हूँ 2n। मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? 2n। बोलोगे सर कैसे? मतलब देखो n का वैल्यू चेंज करते जाओ, n का वैल्यू चेंज करते जाओ, तुमको 2 का वैल्यू मिल जाएगा। जहाँ पे n क्या है ना, ग्रेटर देन 0 है। n क्या है यहाँ पे? ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होना पड़ेगा? 1 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से देखो ये बन जाएगा 2 × 1, n का वैल्यू मैं रखते जा रहा हूँ। ये बन जाएगा 2 × 2, ये बन जाएगा 2 × 3, ये बन जाएगा 2 × 4, ये बन जाएगा 2 × 5। ऐसे करके तुम लिख सकते हो 2 × 6, 2 × 7, 2 × 8। समझो अच्छे से, फील करो इस चीज़ को। 2 × 10। आप क्या देख रहे हो? ये वाला वैल्यू गौर से देखो। मैंने एक एक्सप्रेशन बना दिया 2n, और मैं इस 2n के हेल्प से 2 का टेबल लिख पा रहा हूँ। कैसे? n का वैल्यू बदल के। और अगर आप तो 10 तक ही जा रहे हो और आगे जाओगे तो और मिलेगा। जैसे अगर मान लो मैं 2 × 11 करता हूँ,
तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है 22। अगर मैं 2 × 12 कर रहा हूँ तो हमें क्या मिलने वाला है 24। एंड इसी तरह से आता चला जाएगा। सिर्फ 12 लिख देने से आप बता सकते हो कि सर ये आप 2 का टेबल लिखे हो। मुझे सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि वहाँ n का वैल्यू पुट करना है हमें 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से अगर किसी से मैं पूछूं कि बताओ 3 का टेबल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 3 का टेबल 3n कर देंगे। 4 का टेबल क्या होगा सर 4n कर देंगे। 5 का टेबल क्या होगा सर 5n कर देंगे। अरे 6 का टेबल क्या होगा सर 6n कर देंगे। 7 का टेबल क्या होगा 7n कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और इसी तरह से जिसका भी टेबल लेना है आपको, आप क्या करो वहाँ पे n लगा दो। इसका मतलब जैसे 7n मतलब क्या होगा सर 7 × n का वैल्यू आपने बोला कि n ग्रेटर देन 0 है, n ग्रेटर देन 0 है। और ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, तो n हमारा ग्रेटर देन 0 तो है, साथ में n हमारा नेचुरल नंबर भी है। किसी को दिमाग में आ रहा होगा सर हम डेसिमल में भी तो ले सकते हैं। नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे टेबल की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है n हमारा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 ही होता है इस तरह से। तो यहाँ पे देखो 7 1 जा क्या आ जाएगा 7, 7 2 जा कितना आ जाएगा 14, 7 3 जा कितना आ जाएगा बताओ, अरे बताओ तो सही 21। 7 × 4 कितना आ जाएगा 28। क्या मैं टेबल लिखूँ बैठ के यहाँ पे? नहीं, आइडिया दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ कि किसी भी नंबर का टेबल बनाना है तो इन जनरल वे में हम उसको 2n 3n 4n 5n लिख सकते हैं। समझ गए? अब देखो यहाँ पे, अब समझना यहाँ पे, अभी तक तो टेबल हमने समझ लिया। अब इस टेबल को हटाते हैं, इस टेबल को यहाँ पे हटा देते हैं, इस टेबल को यहाँ से हटाते हैं और इस टेबल को भी हटाते हैं, सो दैट हम लोग आगे की बातें कर सकें। अब मैंने अभी दिखाया आपको कि जैसे 2 को कंसीडर करो, 2 को कंसीडर कर रहे हैं तो 2 का टेबल कैसे आ रहा है 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, फिर इसके बाद क्या आएगा 14 आएगा, फिर 16 आएगा, 18 20 22 24 एंड सो ऑन। समझ रहे हो? इसका मतलब ये जो 2 का टेबल है, तो जो 2 का टेबल 2 4 6 8 2 के टेबल में जो भी आता है उसको क्या बोलते हैं इवन नंबर। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इवन नंबर जो होगा ना बच्चों, मैं उसको इन जनरल इवन नंबर को मैं लिख सकता हूँ 2n। देख लो, कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं छूट सकता है जो 2 के टेबल में आ रहा होगा, वो मतलब जो इवन नंबर होगा वो 2 के टेबल में आएगा ही आएगा। कोई भी नंबर, जैसे मैंने देखो मार्क किया है यहाँ पे, मैं मार्क भी कर देता हूँ 4 6 8 10 12। देखो 2 से हम लोग n का वैल्यू रखते जाएंगे। अगर आपको मान लो 68 तक ही पहुंचना है तो वहाँ भी पहुंच सकते हो। कैसे पहुंचोगे 2 × और n का वैल्यू वहाँ पे 34 रख दो। देखो 2 4 जाए 8 2 3 जाए 68 आ रहा है। जितने भी इवन नंबर है 80 के पास पहुँचना है, क्या होगा 2 × 40, आंसर कितना आ जाएगा 80। मतलब हर इवन नंबर के पास हम 2 के हेल्प से पहुँच सकते हैं। ये तो डिफिनीशन है इवन नंबर का कि 2 से डिविजिबल है। तो 2 के से डिविजिबल है, मतलब 2 से डिविजिबल है तो 2 का टेबल कैसे बनेगा? तो मैंने आपको बताया 2n क्या है 2 का टेबल है। n का वैल्यू डालते जाओ और वैल्यू मिलता चला जाएगा, यानी कि जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं इनफाइनाइट तक हम इसी तरह से पहुंचते जाएंगे। ज़िंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन इवन नंबर मिलता ही रहेगा। n डालते रहो मशीन के अंदर और इवन नंबर मिलता जाएगा। अब बात आती है तो ऑड नंबर कैसे मिलेगा? अब ध्यान दो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पते की बात है। अगर हमारा इवन नंबर हमें मिल गया, आप गौर से देखना, मैंने 2 से स्टार्ट किया था, तो 2 और 4 के बीच में ना 3 आता है। तो अगर मैं 3 के पास पहुँचना चाहता हूँ तो यहाँ पे अगर हूँ तो यहाँ पे +1 करूँगा। अगर मैं 4 के पास हूँ और 4 से आगे जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक ऑड नंबर यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा +1 करूँगा। अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ और यहाँ पे पहुँचना चाहता यहाँ बीच वाले 7 के पास पहुँचना चाहता हूँ तो मैं +1 करूँगा। मैं इस पोजीशन पे हूँ, देखो ये पॉइंटर की तरह समझो कि जिस पोजीशन पे हो उसके आगे वाले नंबर पे जाओगे तो क्या करना होगा, जैसे इस जगह पे तो +1, तो यहाँ पे तुमको 9 मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है बच्चों कि ऑड नंबर के पास जाने का क्या रास्ता है तुम्हारे पास, कैसे पहुँचोगे ऑड नंबर के पास, ये समझो। यहाँ पे ऑड नंबर के पास जाने का रास्ता कैसे है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे 2 का टेबल तो मिल ही चुका है ना, 2 का टेबल मिल चुका है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे, अब बोलोगे सर 1 से पहुँचो, अरे 1 से तो सबके पास पहुँच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीधे n लिख दो और n का वैल्यू 1 2 3 डाल दो, तो n 1 के टेबल में तो सब आता है। मुझे क्या है ना, किसी पर्टिकुलर नंबर के हेल्प से अगर कहीं जाना है तो मैंने 2 को पकड़ा, 2 को पकड़ के मैं सारे इवन को काउंट कर लिया। 2 से सारे इवन जब आ रहा है तो बचा क्या, ऑड,
तो ऑड को टू के हेल्प से ही कैसे जाया जाए ऑड के पास। तो देखो अगर इस जगह पे हो सपोज, तो नंबर तुम्हारे पास क्या है यहाँ पे 2n, तुम किसके पास अभी जो यहाँ पे हो n का वैल्यू क्या रखोगे 1, यहाँ पे तुम्हारे पास n का वैल्यू है 1, तो तुम 2 × 1 लेकर के इस पॉइंट पे हो, इसको ध्यान रखो। तुमको 3 के पास जाना है, मतलब तुम क्या ले सकते हो, 3 के पास जाने के लिए 2n में +1 ऐड कर दो। देखो इस जगह पे n का वैल्यू 1 डालने से क्या आएगा 2 × 1 दैट इज 2, तो 2n का वैल्यू कितना आ गया 2, अब +1 कर देंगे यहाँ पे तो वैल्यू आ गया देखो 3 के पास पहुँच गए। कोई भी ऑड नंबर के पास पहुँचना है आप 2n के हेल्प से पहुँच सकते हो। अब देखो कैसे, अगर मुझे मान लो मैं इस पोजीशन पे हूँ 4 तो इवन नंबर है, तो अगला ऑड नंबर क्या होगा 5। देखो मुझे 4 से 5 के पास पहुँचना है, तो 4 तो 2n का मल्टीपल होगा, तो देखो 2 × 2 करने से 4 आएगा, आप प्लस क्या कर देंगे 1, तो ये देखो ये आ गया ना 2n + 1 का फॉर्म आ रहा है। कहीं भी पहुंचना चाहते हो, जैसे मान लो देखो ये इवन नंबर है 50 और तुमको अगला 52 मिल रहा है इवन नंबर, तुमको 50 के बाद 51 पे आना है, मतलब इवन नंबर को 2n से पहुंचा जा सकता है। तो ऑड नंबर कैसे पहुंचोगे 51 के पास, देखो 51 के पास कैसे पहुंचते हैं, 51 के पास पहुंचना है तो पहले 2 × 25 कर लेते हैं। देखो ये 2n हो गया, क्या हो गया 2n, n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 25, आप +1 कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 50 + 1 दैट इज 51। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब सारे इवन नंबर 2n से कवर किए जा सकते हैं और सारे ऑड नंबर 2n + 1 से कवर किया जा सकता है। तो जो ऑड नंबर का फॉर्मूला आता है बच्चों वो होता है 2n + 1, ये बात आपको याद रखना है। जो इवन नंबर है देखो 1 के बाद सारे जितने भी नंबर्स हैं वो सब सारे के सारे क्या है इवन नंबर है। तो इवन नंबर 2, 4, 6, 8 मैंने बताया 2 के टेबल में 2n। और अगर तुमको ऑड नंबर को कवर करना है तो ऑड नंबर को कवर करने के लिए देखो यहाँ पे तुमने लिया 2n + 1। अब यहाँ पे 2n + 1 के केस में तुमको अगर मान लो 1 लाना है तो 1 कैसे लाओगे, तो देखो n = 0 डाल दो इसके अंदर, n = 0 डालने से 2 × 0 + 1 आ जाएगा, 0 + 1 कितना आ गया 1। 1 कैसा नंबर है ऑड नंबर है, तो ये 1 भी इसके लिस्ट में आ जाता है। कोई भी नंबर याद रखो, अभी मैं बता रहा हूँ 2 के हेल्प से हम लोग किसी भी नंबर के पास पहुँच रहे हैं, तो 2 के हेल्प से पहुँचना है तो क्या आएगा, या तो इवन नंबर आएगा या क्या आएगा ऑड नंबर आएगा ना। तो इवन नंबर तो 2 का टेबल कवर कर देगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, लेकिन 2, 4, 6 में देखो 3 और 5 बच गया, तो वो कैसा नंबर है ऑड नंबर है। 1 ऊपर में बचा हुआ कैसा नंबर है ऑड नंबर है। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं मैं 2 के टेबल के हेल्प से ही वहाँ पे पहुँचूँ, तो 2 का टेबल क्या है 2 का टेबल है 2n, तो 2n से सारे इवन कवर हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा इवन नंबर जहाँ आ रहा है और अगला इवन नंबर जो आ रहा है उसके बीच में 1 का गैप है। कहीं भी देखो यहाँ 46 है, यहाँ 48 है, तो इसके बीच में 1 का गैप है और वो सारे गैप कौन कवर कर रहा है ऑड नंबर। अभी जैसे 46 के पास पहुँचेंगे तो सब जो यहाँ पे जैसे 46 के पास पहुँचना है बच्चों, तो 46 के पास कैसे पहुँचोगे 2 × 23 तो हो गया 2n। देखो n की जगह पे क्या है 23, लेकिन तुमको पहुंचना है 47 के पास, तुमको पहुंचना है 47 के पास, मतलब 46 के पास पहुंच गए 2n से, तो 47 क्या हो जाएगा 47 कैसे पहुंचेंगे 2n + 1। तो देखो ना 2 × 23 अब +1 करने से नहीं आ जाएगा, दिस इज 46 अब +1 यहाँ आ गया 47। कहीं से भी स्टार्ट करो, मान लो तुमको 70 के पास में हो और तुमको 72 देखो यहाँ पे 70, 72 2 के टेबल में आ जाएगा, तो बचा बीच में कौन ऑड नंबर, और ऑड नंबर कौन है वो 71 है। तो मुझे बताओ 70 से अगर हम लोग जाते हैं 70 के पास, तो 70 क्या बोलेगा कि मैं 2 × 35 हूँ या 2n, तो इसका मतलब यार ये बोलेगा 2n है, 2n के हेल्प से 70 के पास पहुँच गए। 72 के पास जाना होगा अगर तो बोलेगा 2 × 36 कर दो, मैं 2n के फॉर्म में हूँ, लेकिन मुझे 71 के पास जाना है, मुझे 71 के पास जाना है, तो ये क्या बोलेगा अच्छा 71 के पास जाना है ना, तो मुझे ले लो 2n मतलब 2 × 35 ले लो और +1 करो मुझे मेरे में, तो देखो आ जाएगा यहाँ से आएगा 70 और +1, तो क्या हो गया 71। तो ये कैसे आ रहा है 2n + 1 से, मतलब मेरे पास अगर 1 के बाद 1 से लेकर के जितने भी आगे के नंबर हैं ये मैं क्या देख रहा हूँ, या तो वो 2 के मल्टीपल हैं या 2 के मल्टीपल नहीं है।
तो अगर 2 के हेल्प से लिखना हो नंबर को, तो 2 के हेल्प से सारे नंबर तो लिखे जा सकते हैं, लेकिन कैसे? 2 के हेल्प से इन जनरल हमें आइडिया आता है कि सारे इवन नंबर आएंगे, तो 2 के हेल्प से जो नंबर आएंगे वो 2n के लिस्ट में आ गए। तो बोलेंगे ऑड नंबर बोलेगा तो मुझे कैसे लिख पाओगे? तो इवन नंबर वहाँ पे बोलेगा, ठीक है। हर नंबर जहाँ पे मैं इवन हूँ उसके बाद एक ऑड आता है। कहीं भी मुझे ले लो, मैं 64 हूँ तो मेरे पास 65 आता है, मैं 74 हूँ तो मेरे पास 75 आता है, मैं 20 हूँ तो मेरे पास 21 आता है, मैं अगर 44 हूँ तो मेरे पास 45 आता है। मतलब मैं जहाँ भी हूँ उसका अगला नंबर क्या है? ऑड नंबर है। तो मुझे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मैं तुमको 2n से रिप्रेजेंट करूँगा, तो तुम्हारा अगला क्या होगा? जो तुम हो उससे +1। तो अगर इवन नंबर हमारा 2n है तो ऑड नंबर क्या होगा? 2n + 1। याद रखना हमेशा इस बात को। एवरी इवन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n। एवरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड विथ 2n एंड एवरी ऑड नंबर इज रिप्रेजेंटेड विथ 2n + 1। समझ गए होगे? 2n - 1 भी कर सकते हैं। 2n - 1 करने से भी आ जाएगा। देखो, अगर 30 से पीछे जाना होगा तो क्या होगा? 29। तो 30 से 44 से पीछे जाना होगा तो 43। तो 2n + 1 या 2n - 1 दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी सीख रहे हैं धीरे धीरे, तो हम लोग मैक्सिमम टाइम अभी 2n + 1, क्योंकि माइनस जैसे लेते तो बच्चे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। जहाँ भी देखो बचपन से माइनस परेशान करता है, तो माइनस को हटा देते हैं। तो 2n + 1 से बच्चों ऑड नंबर और 2n से इवन नंबर, इतना अभी तक को हमें आ जाना चाहिए। अब 2 के हेल्प से किया। अब मैं बताऊंगा कि आप किसी भी नंबर के पास किसी भी नंबर के हेल्प से पहुंच सकते हो। समझ लो, यहाँ पे बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, समझ लो। यहाँ पे ये चीज़ें जनरली बच्चों को हमेशा डाउट रहता है, और डाउट क्या, ऐसे वो पढ़ते ही नहीं हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ वो सारी डाउट जो आपको आ सकती है। और ये अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो आगे जो मैं बताने वाला हूँ, जो यूक्लिड्स लेमा आएगा, वो आपको सुनने में लग रहा होगा कि क्या यूक्लिड्स बोल दिया सर ने बीच में। यूक्लिड्स याद होगा तुमको पहले से, है ना? देखो, उसकी बात बाद में करते हैं, पहले यहाँ से देखो। लेमा को भी सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, बट इससे पहले हम लोग थोड़ा वापस आ जाते हैं। क्या था यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना? देन 13 एंड 14। चलो, बाकी नंबर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ से 14 तक तो लिखा है, 14 से। अब समझते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 2 के हेल्प से लिखना सिखाया। अब आपको मैं 2 के हेल्प से नहीं, इन सारे नंबर को मैं बोलता हूँ 3 के हेल्प से लिखो। बोलोगे 3 के हेल्प से लिख पाएंगे क्या? बिल्कुल लिख पाओगे। कैसे? देखो, अच्छा, 3 के हेल्प से लिखना होगा अगर बच्चों, तो 3 के हेल्प से अगर लिखते जाएंगे तो एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? 3 के हेल्प से 3 के टेबल में आने वाला सारा नंबर। तो पहला तो बनेगा सर 3n में ना बहुत सारे नंबर लिस्ट हो जाएंगे। मैं बोलूँगा स्टार्ट करो, 3 के ऊपर पॉइंटर रखो। 3 के बाद आएगा 6 के बाद 9 के बाद आएगा 12। फिर इसके बाद यहाँ से देखोगे अगर, तो अगर यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देखने जाएँ तो यहाँ से क्या आने वाला है? यहाँ से आएगा 15 के बाद 18 के बाद 21 के बाद 24, एंड इसी तरह से आगे के टेबल में भी जाएगा। कहीं भी ले सकते हो। जैसे 3 के टेबल में मान लो 60 आता है, 60 से अगला 63 आएगा, अगला 66 आएगा, लाइक दैट। जैसे 72 3 के टेबल में आता है तो अगला 75, अगला 78। मतलब ये जितने भी नंबर्स को मैं सर्कल कर रहा हूँ, सपोज ये सब क्या है? 3 के टेबल में आते हैं। वो सब क्या आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं। तो बताओ, अगर मैं 3n, मुझे अगर कहीं भी पहुंचना है, मुझे मान लो 21 के ऊपर पहुंचना है, तो आप बोलोगे सर 21 = 3 × 7। सर पहुंचा जा सकता है। मैं बोलूँगा 60 के पास पहुंच के दिखाओ, तो बोलोगे सर 60, अरे ये लो 3 × 20 दैट इज इक्वल टू 60। सर 60 तो इधर लिखा ही हुआ है। मैं बोलूँगा ये तो बहुत अच्छा जा रहे हो तुम, और बताओ कोई भी नंबर आप बोलो सर, मैं आपको वहाँ पहुँच के दिखा दूँगा। मैं बोलूँ 36 के पास बताओ, सर 36 ये लो, 36 को आप 3 × 12 लिख सकते हो। मैं बोला अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो, वो सारे नंबर आप लिख पा रहे हो जो 3 के टेबल में आता है, वो तो आप कर ही पाओगे। 3 के टेबल में वो तो आप कर ही पाओगे। वो जो 3 के टेबल में नहीं आता है उसको लिख के दिखाओ। जैसे यहाँ पे आ गया 4, 3 के टेबल में आता है नहीं, 5, और अगला आ गया 6 तो ऑलरेडी 3 के टेबल में आता है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 नंबर जो मिल रहे हैं हमें, वो 3 के टेबल में नहीं है, 4 और 5, और फिर भी मुझे 3 के हेल्प से इनको लिखना है। तो समझो यहाँ पे
4 से पूछेगा तुम 3 से कितना आगे हो, तो बोलेगा मैं +1 आगे हूँ। 5 से पूछेगा तुम 3 से कितना आगे हो, तो बोलेगा मैं +2 आगे हूँ। मिल गया इसको आंसर। बोलेगा बिल्कुल हम लिख पाएंगे तुमको। बोलेगा कैसे? मैं 4 को लिख पाऊंगा, बोलेगा कि मैं 3n+1 लिख पाऊंगा। मैं 5 को 3n+2 लिख पाऊंगा। मैं बोलूँगा अरे ऐसे कैसे बोल रहा है? तो देखो यहाँ पे अगर तुमने n का वैल्यू 1 रखा तो देखो यहाँ पे 3n+1 को वैल्यू निकालो। 3n+1 क्या होगा? 3 × 1 + 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ आ गया 4। देखो यहाँ पे 3n+2 को सॉल्व करो। 3n+2, 3 × n के जगह पे 3 × n के जगह पे 1 रखो और +2 कितना आ जाएगा? 3 + 2। प्यारे बच्चों 5 आ रहा है या नहीं? अरे 5 आ रहा है या नहीं? 4 आया है नहीं? कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज 60 के पास जाते हैं। चलो 60 के पास सब लोग आ जाओ। 60 के पास बोलो कि सर 60 तो समझ में आया, और अगला जो नंबर आने वाला है 3 के मल्टीपल में वो है 63 सर, तो मैं लो 63। मैं बोलो पहले बताओ 60 को कैसे लिख पाओगे? सर ये लो 3n मतलब 3 × 20। मैं बोला बिल्कुल सही है, 3n के फॉर्म में है, 3n के फॉर्म में है। मैं बोलूँगा 63 को कैसे लिख पाओगे? तो आप बोलोगे सर 3 × 21, ये लो 63 के फॉर्म में है। 3 × 21 63, 3 × 20 60। बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ 61 को कैसे लिख पाओगे, 62 को कैसे लिख पाओगे? तो आप बोलोगे सर है ना 61 क्या है? 3 के टेबल से कितना ज़्यादा है? 3 का टेबल मतलब 3 के टेबल में 60 आता है ना, तो 60 के यानी 3 के टेबल यानी कि 3n से 1 ज़्यादा है, तो मैं 61 को लिख पाऊंगा 3n+1। 62 3 के टेबल से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर मैं इसको लिख पाऊंगा 3n+2। 3n+2 मतलब देखो गौर से कि अगर इसको तुम 60 को लिखना चाहते 61 को, तो देखो 61 कैसे लिखा जा सकता है 3 की हेल्प से? 3 × 20, 3n है ना, तो n की जगह पे क्या लिखोगे? 20 + 1। देखो यहाँ से 3 × 20 क्या आएगा? 60 और +1 कितना आ जाएगा? 61। 62 लिखना चाहते थे हम लोग, क्या लिखेंगे? 3 × 20 और +2। देखो यहाँ से, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, तो 3n+1, 3n+2 और ये है 3n। अब तुम मुझे कोई भी नंबर बताओ और मैं 3 के टेबल से तुम्हें लिख के दिखा दूंगा। 3 के टेबल से जो नंबर्स आएंगे प्यारे बच्चों वो इस तरह से आएगा, या तो वो नंबर पूरा नंबर या तो 3n के फॉर्म में होगा। जो 3n के फॉर्म में नहीं होगा वो 3n+1 के फॉर्म में होगा। n का वैल्यू ऑब्वियस बात है एक नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा, बट हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और जो नहीं होगा दूसरा वो होगा 3n+2 के फॉर्म में। ये इसमें से जितने नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं या तो वो नंबर 3n के फॉर्म में है, या 3n+1 के फॉर्म में है, या 3n+2 के फॉर्म में। विश्वास नहीं होता है तो चेक करो, टेस्ट करो मेरा। सर बहुत बोल रहे हो ना 57 के बारे में बताओ। अरे मेरे भाई 7 + 5 12, ये तो डायरेक्ट क्या हो रहा है? 3 के टेबल में ही आ रहा है। 57 विश्वास नहीं होता तो देखो 57 = क्या होगा? 3 × 19, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57। अरे आ गया कि नहीं? सर ये तो तुक्का बैठ गया, 3 की टेबल में आ गया। अच्छा एक काम करो, अगर मैं 57 के जगह पे अगर 29 लिया रहता, अब बताओ मुझे 29 करके बताओ। बहुत बता रहे हो ना इसी फॉर्म में होगा, तो ठीक है 29 ये लो। 29 के पास में जो 3 का टेबल में आने वाला नंबर वो क्या है? 27। 29 से पहले आओ तो क्या आएगा? 27। 27 कैसे आता है? 3 9 जा, तो पहले 3 9 जा 27, और 27 से या तो 1 ज़्यादा होगा या 2 ज़्यादा होगा। 28 29 2 ज़्यादा है तो आ गया +2। देखो नहीं आ गया क्या? ये 3n+2 का फॉर्म है जहाँ n का वैल्यू 9 है, चेक कर सकते हो। 29 कैसे आया? 3 × n के जगह पे मैंने क्या रखा है? 9, तो 3 9 जा 27 आ गया और +2, तो ये जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे देख सकते हो क्या आया है? 27 + 2, तो ये किस फॉर्म में आ रहा है? 3n+2 के फॉर्म में आ रहा है। 29 को हम लोग 3 के टेबल से आसानी से लिख सकते हैं 3n+2। समझ में आ रहा है आपको? ये कुछ बड़ी बात नहीं है, ये एक कॉमन सेंस की बात है। जो भी नंबर आपको मिलता है, आपको लगता है सर आप नहीं लिख पाओगे 43 को, बिल्कुल नहीं लिख पाओगे। लिख के दिखाओ। मैं बोलूँगा देखो 43 मैंने यहाँ पे लिखा, पहले पास वाले 3 के मल्टीपल के पास जाओ। 43 4 + 3 7 नहीं हो रहा है।
42 हो जाता तो हो जाता, 4 + 2 6 42। तो 3 इंटू यहाँ पे देखो 42 के पास जाने की, इसको आप लिख सकते हैं 42 + 1, ऐसे लिख सकते हो। 43 को 42 + 1 लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 × 14 करते हैं तो 14 3 जा 42, अब +1 आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3n + 1, जहाँ पे n का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 14। n का वैल्यू 14 रखने के बाद इस 43 को हम लोगों ने 3n + 1 के फॉर्म में लिख दिया। तो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने ये देखा कि 3 के हेल्प से जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे उन सब को या तो 3n या 3n + 1 या 3n + 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब 1 को भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ n का वैल्यू 0 डाल दो तो ये 0 हो जाएगा, +1 मिलकर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। 2 को भी लिख सकते हो, n का वैल्यू यहाँ 0 डाल दो तो 3 × 0 क्या हो जाएगा 0 + 2, यानी 1 भी आ जाएगा 2 भी आएगा। यहाँ आपको बोलेगा सर 3 के टेबल से स्टार्ट करते हो, 3 से स्टार्ट होगा, 1 2 को कैसे लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना 3n + 1 और 3n + 2। n का वैल्यू 0 डालो ना यहाँ पे, 3 × 0 0 अब +1 तो क्या बचेगा 1 आ गया यहाँ पे। मतलब 1 किसके फॉर्म में है 1 3n + 1 के फॉर्म में, 1 क्या है 3n + 1, 2 किसके फॉर्म में है 2 3n + 2 के फॉर्म में। 1 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर ले लो जिसको उनको 3 के हेल्प से लिखना है तो या तो वो 3 के टेबल में दैट इज 3n में आएगा, या 3 के टेबल से एक ज़्यादा यानी कि 3n + 1, या तो 3n + 1 यानी कि उससे एक और ज़्यादा तो 3n + 2। 3 के टेबल से यानी कि 3 जो भी नंबर यहाँ पे दिखने वाले हैं या तो वो 3 से डिविजिबल होंगे, या 3 से डिविजिबल होने के बाद जो नंबर बचेंगे वो क्या होंगे 3 के डिविजिबल से एक ज़्यादा। जैसे यहाँ पे देखो 22 3 के डिविजिबल से एक ज़्यादा, 23 3 के डिविजिबल से 2 ज़्यादा, और अगला 3 का डिविजिबल। फिर से 24 के बाद 25 3 के डिविजिबल से एक ज़्यादा, 25 के बाद 26 3 के डिविजिबल से 2 ज़्यादा, और फिर 27 आ गया जो कि 3 का डिविजिबल है। कोई भी नंबर देख सकते हो आप, 28 3 के डिविजिबल से एक ज़्यादा, 29 3 के डिविजिबल से 2 ज़्यादा, और फिर 30 वापस से 3 का डिविजिबल। तो आप इस तरह से पूरे सेट में और आपको लिखना है 100 नंबर तो और लिख लो, कहीं भी देखोगे 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जहाँ भी नंबर जाएगा या तो वो 3 का डिविजिबल होगा, या 3 के डिविजिबल से एक ज़्यादा होगा, या 3 के डिविजिबल से 2 ज़्यादा। वापस से अगर एक आएगा तो वो 3 का डिविजिबल बन जाएगा, या तो वो 3 का डिविजिबल है या उससे एक ज़्यादा है या 2 से ज़्यादा है। 2 के केस में है या तो 2 का डिविजिबल है या 2 के डिविजिबल से एक ज़्यादा। 4 आता था 2 का डिविजिबल है, 5 4 से एक ज़्यादा, अगला क्या आ जाएगा 6 ऑलरेडी 2 का डिविजिबल है। 6 के बाद क्या आता है 7 यानी कि 2 के डिविजिबल से एक ज़्यादा, 2 का डिविजिबल यहाँ पे क्या है 6 तो उससे एक ज़्यादा। 8 क्या हो जाएगा 2 का डिविजिबल। तो 2 के हेल्प से लिखना चाहेंगे तो दुनिया में जितने सारे नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं वो या तो 2 के डिविजिबल हैं या 2 के डिविजिबल से एक ज़्यादा है। तो वहाँ पे ये था या तो नंबर 2n का फॉर्म है या 2n + 1 का फॉर्म है, ये था वहाँ पे नंबर। या तो नंबर यहाँ पे मैं 2 की बात करूँ तो या तो वो क्या था 2n था या 2n + 1 था। लेकिन 3 की बात करेंगे तो या तो 3n है या 3n + 1 है या 3n + 2। समझ रहे हो। एक बार 4 को भी देख लेते हैं इसी तरह से। अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब आप समझ चुके हो। अब देखो यहाँ से यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर से। थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी है, इसी को हम लोग फिर लेमा का जो स्टेटमेंट है उसको समझते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो वो मैं आपको दूसरे लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 14 यहीं से ठीक। मान लो अभी यहाँ से हम लोग जो चल रहे हैं वो अब हम लोग ये चाहते हैं कि जितने सारे नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं 2 से मैंने कवर कर लिए सारे को, 3 से कवर कर लिए, अब 4 से कवर करते, फिर 5 से कवर करेंगे, फिर 6 से करेंगे, ऐसे जिससे चाहे वैसे कवर कर सकते हैं। लेकिन हमको ज़्यादा नहीं, हमारे सिलेबस में वो ऑलमोस्ट वो हम 6 तक पहुँचेंगे उतना ही हमें पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे अगर 4 से कवर करना चाहते हैं 4 से, तो देखो 4 पे पॉइंटर रखो तो पहला नंबर तो 4 ही आ जाएगा। 4 के टेबल में अगर आना चाहिए तो पहला नंबर तो 4 ही होगा। अगला नंबर क्या होगा 8 आएगा, अगला नंबर क्या होगा 12 आएगा, अगला नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर 16 आएगा, अगला नंबर 20 आएगा, अगला नंबर 24 एंड सो ऑन। समझ गए। अब आप देखो ये या तो नंबर
4 के टेबल का है, तो टेबल बनाना सिखा चुका हूँ। 4n किसका, 4 का टेबल, 5n 5 का टेबल, 6n 6 का टेबल, 7n 7 का टेबल, तो 4n 4 का टेबल। n का वैल्यू बदलते जाओ, n का वैल्यू 1 2 3 डालते जाओ। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16। अरे आता चला जाएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब आप समझ गए होंगे। मैं बोल रहा हूँ कि 4 और 8, 4 के टेबल में या तो 4 है फिर 8 है, उसके बीच में जो नंबर्स बच गए वो नंबर्स कौन कौन है, 5 है, 6 है, 7 है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम 4 के टेबल से 5 के पास पहुँचो। तो क्या बोलोगे, सर 4 से 5 तक पहुँचना है, मतलब 4 का टेबल क्या डिनोट करता है, 4n। तो ये 4 से 1 ज़्यादा है तो इसको हम लोग 4n + 1 लिख सकते हैं। ये वाला 2 ज़्यादा है इसको हम लोग 4n + 2 लिख सकते हैं। ये 3 ज़्यादा है तो इसको हम लोग 4n + 3 लिख सकते हैं। मतलब 4 के टेबल से अगर हमें किसी भी नंबर के पास पहुंचना है पूरे इस इंटायर नंबर सिस्टम में, तो या तो नंबर 4n के फॉर्म में होगा, या 4n + 1 के फॉर्म में होगा, या 4n + 2 के फॉर्म में होगा, या 4n + 3 के फॉर्म में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारे पास जो भी 4 के मतलब ये 4 की हेल्प से लिया जाएगा जो नंबर को, तो इसी 4 फॉर्म में मिलने वाले हैं। इसी 4 फॉर्म में कहीं से भी देख सकते हो। आप बोलोगे सर ये 32 ले लो, 32 क्या ये 4 का टेबल में आता है? यस, 32 4 के टेबल में बिल्कुल आता है। 4 इंटू 8, देखो n का वैल्यू मैंने कितना लिया 8, तो आ रहा है 32। अगला क्या आएगा, तो 36 आएगा। 4 इंटू 9 आ जाएगा तो 36 आएगा। तो बीच में क्या क्या रह गए, बीच में देखो 32 और 36 में जो नंबर आ गए वो 33 34 35, वो रह गया 33 34 और 35। मैंने क्या बताया आपको, ये देखो यहाँ से ये वाला टेबल जहाँ पे हो ना 4 के टेबल में, उसको समझो ये 4n है। 4 इंटू 8 32, तो 33 क्या है, इससे 1 ज़्यादा है, इससे 1 ज़्यादा है। 34 क्या है, इससे 2 ज़्यादा है +2। 35 क्या है, इससे 1 2 3 3 ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे ये क्या बनेगा, दिस इज 4n। ये क्या बनेगा, ये बताओ, ये क्या बन जाएगा, दिस इज 4n + 1, दिस इज 4n + 2, दिस इज 4n + 3। और पता है ये तो वापस से क्या होगा, 4n + 4 कर दोगे तो वापस से क्या हो गया, ये तो ये वाला नंबर तो ऑलरेडी क्या है 4 का टेबल है, तो ये तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा 4n + 4, मतलब ऑलरेडी हमारा किसका आ गया 4 का टेबल। ये 4 9 जा 36 से आ जाता है। तो मुझे जो 4 का टेबल है ना जहाँ पे भी दिख रहा है उसके बीच के नंबर को कवर करना है। 28 के बाद 29 कैसे आएगा, +1 करने से। 28 में +1 करोगे तो 29 है, तो 28 को क्या ले सकते हो 4n लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं। बोलोगे सर 29 + 1 आता है 28 में करने से, 30 आता है +2, 31 आता है 3, तो 28 को सर 4n लिख सकते हैं। 29 को क्या लिख सकते हो 4n + 1, 30 को क्या लिख सकते हैं 4n + 2, अरे 31 को क्या लिख सकते हैं 4n + 3, और अगला जो होगा वो ऑलरेडी 4 का टेबल है, 4 8 जा। तो जो 4 के टेबल में आ रहे हैं वो तो ऑलरेडी आ गए, जो नहीं आ रहे हैं अब देखो 29 के पास, पहले 33 के पास पहुंचते हैं, कैसे आएगा 4 इंटू 8, अब प्लस कितना हो गया 1। देखो यहाँ पे ये किस फॉर्म में आ रहा है 4n + 1 में आ रहा है, n का वैल्यू 8 है। 34 के पास कैसे पहुँचेंगे 4 इंटू 8 + 2, देखो यहाँ पे 32 + 2 कितना आ जाता है 34। तो यहाँ पे क्या हो गया 4n, ये वाला जो फॉर्मूला बढ़ रहा है वो क्या आ रहा है 4n + 2। 35 की बात करते हैं तो क्या होगा 4 इंटू 8 + 3 कितना हो जाएगा, देखो 32, ये हो गया 32 अब +3 तो कितना आ गया 35। तो ये क्या हो गया 4n + 3। अगला नंबर है 36, इसके बारे में जानना ही नहीं है। देखो 4 इंटू 9, 9 4 जा 36, ऑलरेडी 4n का फॉर्म में है, मतलब फिर से रिपीट करेगा 4n, 4n + 1, 4n + 2, 4n + 3, फिर से 4n, लेकिन n का वैल्यू बदल जाएगा। यहाँ n का वैल्यू 8 था, यहाँ n का वैल्यू 9 हो गया। नंबर्स बड़े हैं तो n का वैल्यू तो बदलेगा ही, लेकिन आप कहीं भी 4 के डिविजिबल के पास पहुँच जाओ, उसके बाद जो अगला 4 का डिविजिबल मिलने वाला है उस बीच में जो नंबर्स होंगे वो 4 के हेल्प से कैसे पहुँचे जाएंगे। तो वो जो भी नंबर्स हैं या तो वो 4 से 1 ज़्यादा है,
या तो वो 4 मतलब 4 के टेबल्स में जो नंबर आ रहे हैं उससे 1 ज़्यादा है, या उससे 2 ज़्यादा है, या उससे 3 ज़्यादा है, वापस से 4 के टेबल में आ जाएगा। कोई भी नंबर ले लो, कहीं भी तुम्हारा मन है कहीं भी ले लो। 60 4 इंटू 15 होता है, 4 इंटू 15 होता है, तो अगला क्या होगा 64, अगला क्या होगा 64। तो मतलब यहाँ देखो 60 को लिख सकते हो 4 इंटू 15 और 64 को लिख सकते हो 4 इंटू 16। ऑब्वियस सी बात है 4n है यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो 4n और दिस इज ऑल्सो 4n। यहाँ n का वैल्यू 15 है, यहाँ n का वैल्यू 16 है। तो बीच वाले नंबर 61, 62, 63 इनका क्या होगा भाई साहब? तो देखो यहाँ से ये 4 के टेबल से 1 ज़्यादा है, ये वाला 4 के टेबल से 2 ज़्यादा है, ये वाला यहाँ से देखो ये वाला 4 के टेबल से 3 ज़्यादा है। तो इसको क्या ले सकते हैं हम लोग 4 इंटू 15 प्लस 1। इसको क्या ले सकते हैं 4 इंटू 15 प्लस 2। इसको क्या ले सकते हैं 4 इंटू 15 प्लस 3। देख सकते हो 15 4 जा 60 प्लस 1 61, 15 4 जा 60 प्लस 2 62, 15 4 जा 60 प्लस 3 63। एंड इस तरह से नेक्स्ट वाला फिर वापस 4 के टेबल में आ जाता है। कहीं से कोई भी नंबर आप ले सकते हो, कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हो, और आप उसको चेक कर सकते हो कि 4 के टेबल में जहाँ पे वो नंबर आ रहा है, जो नंबर भी पीछे आगे दोनों चीज़ चेक कर सकते। रैंडम कोई नंबर चूज कर लो, सपोज यहाँ पे 57 ले लिया नंबर, 57 नंबर लिया, तो 57 के पास में देखो 4 का टेबल कौन सा आता है, इससे 57 से पहले 56 है। देखो यहाँ पे 14 4 जा 56 आता है। ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला नंबर तुम्हारा 4n है। तो 56 के बाद 60 देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, अभी हमने बताया 64n है, तो ये वाला हो गया 4n फिर से, और ये भी 4। ये अलग बात है कि यहाँ पे 14 इंटू 4 होगा, यहाँ 15 इंटू 4 होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 15 आएगा ना, तो यहाँ n का वैल्यू 15 है, 14 है, यहाँ पे n का वैल्यू 14 है, यहाँ n का वैल्यू 15 है। तो नंबर बढ़ते जाएंगे तो n का वैल्यू बढ़ता जाएगा। लेकिन दो 4 के डिविजिबल, दो जो नंबर 4 से डिविजिबल हैं उसके बीच में आने वाले 3 नंबर किस तरह के होंगे, या तो इससे 1 ज़्यादा होंगे, या इससे 2 ज़्यादा होंगे, या इससे 3 ज़्यादा होंगे। वापस से अगला नंबर 4 का डिविजिबल हो जाएगा, फिर से या तो इससे 1 ज़्यादा, या इससे 2 ज़्यादा, इससे 3 ज़्यादा, अगला नंबर फिर से 4 का डिविजिबल। अगला जो नंबर है वो इससे 1 ज़्यादा, इससे 2 ज़्यादा, इससे 3 ज़्यादा, अगला फिर से 4n। देखो यहाँ पे 4n है, ये भी यहाँ पे 4n है। यहाँ n का वैल्यू 16 4 जा होगा, यहाँ 17 4 जा 68 होगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जो 4 के अगर हम लोगों का हेल्प लेना पड़े 4 का, और उससे हमें सारे नंबर जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे सबको कवर करना पड़े, तो हम लोग क्या देखेंगे, या तो वो 4 के टेबल में आ रहा होगा, या वो नंबर 4 के टेबल से 1 ज़्यादा होगा, या 2 ज़्यादा होगा, या 3 ज़्यादा होगा, या 4 ज़्यादा होगा। नहीं, वो वापस से चौथा मतलब फिर से 4 के टेबल में आ गया। वैसे भी देख सकते हो, अगर मैं लिखता हूँ 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3, मैंने बताया कि 4 से हेल्प अगर लेना है आपको तो यही आपको 4 मिलने वाले हैं। अगर आपने बोल दिया 4n प्लस 4, तो तुम यहीं से चेक कर सकते हो, यहाँ से 4 कॉमन लिया जा सकता है और n प्लस 1 आ जाएगा। मतलब n का वैल्यू कुछ भी रखो, देखो 10 रख दिया मैंने मान लो, तो 10 प्लस 1 मिल करके और यहाँ से 4 आएगा, तो 10 प्लस 1 कितना आने वाला है 11, और यहाँ पे 4, तो 4 इंटू समथिंग आ गया ना, मतलब क्या होगा 4 का मल्टीपल वो बन जाएगा। तो जैसे ही आप आगे बढ़ जाओगे तो ये ऑब्वियस सी बात है 4 का मल्टीपल में आएगा। तो 4 से अगर नंबर्स को कवर करने हैं तो या तो 4n होगा, या 4n प्लस 1 होगा, या 4n प्लस 2 होगा, या 4n प्लस 3, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और सारे नंबर्स को इन्हीं 4 एक्सप्रेशन से क्या किया जा सकता है, कवर किया जा सकता है। तुमको लगेगा सर 1 कैसे कवर हुआ 4 से, देखो यहाँ पे n का वैल्यू 0 डाल दो, 4 इंटू 0 0 प्लस 1 आ गया यहाँ पे n का वैल्यू 0 डाल दो, 4 इंटू 0 0 प्लस 2 आ गया यहाँ पे 4n प्लस 3 में ये 0 डाल दो, यहाँ पे 4 0 हो गया, ये 3, मतलब ये वाला है 4n प्लस 1, ये वाला है 4n प्लस 2, और ये वाला है 4n प्लस 3, और अगला तो ऑलरेडी 4n है, n का वैल्यू 1 डालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे n का वैल्यू कितना डाला है हमने 0, इन तीनों के लिए, समझ रहे हो। तो आपको मैं इतना समझाने के बाद अगर आपसे पूछूं कि अब आप मुझे 5 के बारे में बताओ कि 5 की हेल्प से अगर सारे नंबर सिस्टम को कवर करना होगा तो कैसे करोगे, मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से आसानी से बता सकते हो, सर बिल्कुल आसान है, आप देखो आप लिखो ही मत, मैं बताता हूँ। मैं बोलो बताओ, कुछ बच्चों ने
बताना शुरू कर दिया है। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। मतलब कैसे सर, 5 का है तो या तो 5 का टेबल होगा सर, 5n होगा। अगर आप सर कहीं भी नंबर ले लो, सपोज ये 20 ले लिया सर आपने, अभी क्या है ना, इसी में समझते हैं सर। अगर यहाँ पे 20 ले लिया सर, तो अगला ऑब्वियस सी बात है सर, अगला जो होगा वो 25 होगा। तो 20 से 25 चलेंगे। तो सर अगर ये वाला 5 किस टेबल में आ रहा है, तो 5 जैसे सर ये यहाँ पे 5 × 4 होगा, तो अगला देखो 5 × 5 होगा सर। तो ये वाला जो नंबर है वो 5 के टेबल से 1 ज़्यादा है सर। ये वाला है सर 5 के टेबल से 2 ज़्यादा है सर। ये वाला सर 5 के टेबल से 3 ज़्यादा है सर। और ये वाला 5 के टेबल से सर 4 ज़्यादा है। और अगला तो सर वापस 5 का टेबल है। मतलब आप बोलोगे सर नंबर जो होंगे या तो 5n के फॉर्म में होंगे, या 5n + 1 के फॉर्म में होंगे, या 5n + 2 के फॉर्म में होंगे, या 5n + 3 के फॉर्म में होंगे, या 5n + 4 के फॉर्म में होंगे। 5n + 5 होगा क्या? नहीं, वहाँ से ऑलरेडी 5n। अगर बोलोगे कि 5n + 5 होगा, तो फिर से क्या बोलना चाहते हो? 5 कॉमन लेने के बाद ये n + 1 आ जाएगा। तो n + 1 जो भी देगा, देखो 5 यहाँ पे × है, मतलब 5 का मल्टीपल ही हो जाएगा। तो 5 का मल्टीपल को तो हम 5n से कवर कर ही रहे हैं, इसमें सारे 5 के मल्टीपल आ जाएंगे। तो अलग से 5 का मल्टीपल लेने की फिर से क्या ज़रूरत है? इतना बड़ा लेंदी एक्सप्रेशन क्यों करेंगे? तो मतलब इन सारे नंबर को कहीं भी पहुँच जाओ, या तो वो 5 के टेबल में होगा, या 5 के टेबल से 1 ज़्यादा होगा, या 2 ज़्यादा होगा, या 3 ज़्यादा होगा, या 4 ज़्यादा होगा। 5 ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 5 ज़्यादा मतलब वो वापस 5 के टेबल में आ गया। अगर मैं बोलूँ 6 के टेबल से हेल्प लेना है तुमको, 6 से तुमको सारे नंबर को कवर करना है, तो बोलोगे सर या तो 6n होगा, या 6n + 1 होगा, या 6n + 2 होगा, या 6n + 3 होगा, या 6n + 4 होगा, या 6n + 5 होगा। आप ये देख रहे हो, जो भी नंबर मैं ले रहा हूँ ना, उससे एक कम तक जा रहा हूँ। यहाँ पे 5 है तो 1 2 3 4, यहाँ 6 है तो 6n तो आता ही है, फिर 6n + 1, 6n + 2, 6n + 3, 6n + 4, 6n + 5, 6n + 6 नहीं लेंगे फिर। तो मुझे लगता है कि जितने भी नंबर्स यहाँ पे होंगे, जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, इन सारे नंबर्स को किसी भी बड़े या मतलब छोटे नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं उसके हेल्प से। उसके हेल्प से जितने भी सारे नंबर यहाँ पे लिखने वाले हैं, जो भी ऑलरेडी लिखा है 80 तक या और भी लिखेंगे, किसी भी नंबर के पास किसी भी नंबर के हेल्प से पहुँचा जा सकता है। किसी भी नंबर के पास किसी भी नंबर के हेल्प से पहुँचा जा सकता है, या तो उसके टेबल में होगा या उसके टेबल से कुछ ज़्यादा होगा। तो नंबर क्या चूज़ किए हैं उससे डिपेंड करता है। अगर 3 का बात है तो 3 के टेबल में होगा, नहीं तो इससे 1 ज़्यादा होगा या 2 ज़्यादा होगा। 4 की बात होगा, या तो 4 के टेबल में होंगे, या 4 के टेबल से 1 ज़्यादा, 2 ज़्यादा, या 3 ज़्यादा होगा। 5 की बात करें तो 5 के टेबल में होगा, 5n मतलब 5 का टेबल, या उससे 1 ज़्यादा, या 2 ज़्यादा, या 3 ज़्यादा, या 4 ज़्यादा। 6 की बात करेंगे, 6 के टेबल में होगा 1 ज़्यादा, 2 ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 4 ज़्यादा, या 5 ज़्यादा। समझ गए? तो ये जो हमने बताया ये जनरली रियल में कॉमन सेंस है। मैं इसी का अप्लाई करूँगा और तुमको बताऊँगा कि जो लेमा का स्टेटमेंट है उसने क्या किया। तो आपको लगेगा सर उसने कुछ भी नहीं किया है, उसने भी यही किया है। बट अब वो आपको आसानी से समझ में आएगा। पहले मैं डायरेक्ट अगर स्टेटमेंट लिखता तो आपको कुछ नहीं समझ में आता। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और इस पे ही जो मैंने यहाँ पे समझाया है उसको एक बार अच्छे से पढ़ना, अपने से इसको प्रैक्टिस करके देखो, फील करके देखो जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ पा रहे हो या नहीं। वापस से रिपीट करो। मैंने इसीलिए 2 3 4 5 6 है ना, 6 एग्जाम्पल्स लिए आपको क्लियर करने के लिए। ये खास करके 5 और 6 को मैंने जनरल वे में वैसे ही समझा दिया। आप चाहे तो कोई भी नंबर लेकर के देख सकते हो, कोई भी नंबर, जैसे 77 है, 77 को अगर मैं देखूँ 5 की हेल्प से लिख पाता हूँ कि नहीं। देखो 5 × 15 कितना होता है 75 + 2। देखो ये किस फॉर्म में हो गया, 5n + 2 के फॉर्म में होगा, जहाँ पे n का वैल्यू कितना है तो 15 है। n का वैल्यू 15 है तो 15 5 × 75 प्लस, देखो ये नंबर 5n + 2 के फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में आ रहा है। आना ही होगा, या तो 5 के टेबल में होगा, या 5 के टेबल से 1 ज़्यादा, या 2 ज़्यादा, या 3 ज़्यादा, या 4 ज़्यादा। 5 ज़्यादा मत बोलना, वापस से 5 के टेबल में आ जाएगा। 6 की बात करें तो ऐसे ही। तो इस तरह से इसको आप प्रैक्टिस करो। जितना मैंने बताया बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, किसको समझने को अगर आप देखो तो यूक्लिड्स का जो लेमा आने वाला है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस लेमा को हम लोग अच्छे से समझने के पहले इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर उसको भी धो डालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है कि आपकी बारी है। जितना भी समझाया अच्छे से समझो, लिखो, ऐसा ही टेबल एक बना लो अपने से, और मैंने जितनी बातें बताई उसको दिमाग में रख करके खुद से बोलो, खुद से प्रैक्टिस करो।
सब समझ में आएगा। 2 का डिविजिबल क्या होता है, 3 का डिविजिबल, 4 का, 5 का, 6 का क्या है, सबका समझ में आएगा। तो मुझे लगता है आज का क्लास अब हमें यहीं पे रोक देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। बेसिक में जितनी बातें थी उसको रिवाइज़ किया, फिर इसके बाद एक नया कंसेप्ट समझने की कोशिश की है हम लोगों ने कि ये एक नंबर्स को अलग ढंग से पढ़ने की कोशिश की है। इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो अगले क्लास में लेमा पे आते हैं और उसके बारे में बताते हैं। एल्गोरिदम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपना पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और फिर आप इंजॉय कर पाओगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।